इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार एक बीमारू राज्य कैसे बना, किस तरह से पहले अंग्रेजों ने, फिर केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने और फिर बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और कैसे हम बिहार के हालात सुधार सकते हैं। क्यों बिहार के स्टूडेंट कोटा दिल्ली जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों यहाँ के मजदूरों को काम करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है लेकिन लोग मजबूर होकर के आए, तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नीतीश जी, ये प्रवासी मजदूर खुशी से वापस नहीं आ रहे बल्कि इनकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए इनको पलायन करना पड़ रहा है। अगर आपने सप्लाई चेन डेवलप की होती, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज बनाई होती, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कैनाल्स को डेवलप की होती, एग्रीकल्चर रिसर्च पर इन्वेस्ट किया होता, बिजनेस को बेहतर करने के लिए इकोसिस्टम डेवलप किया होता, प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट किया होता, तो आज बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार एक बीमारू राज्य किसी एक सरकार में नहीं बना, इसके लिए ब्रिटिशर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स इक्वल जिम्मेदार है। आइए जानते हैं बिहार इस स्थिति में कैसे पहुंचा। अंग्रेजों के समय में ही बिहार में जमींदारी सिस्टम लागू किया गया था। इसने बिहार के किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, क्योंकि फसल अच्छी हो या खराब, बाढ़ आए या सूखा पड़े, किसानों को टैक्स देना ही पड़ता था। तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगा देगा। इसका फायदा उठाते हुए जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया था। जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, जमींदार उनकी जमीन हड़प लेता था। अरे सामू, अगर पुलिस लाके सारी जमीन पे कब्जा नहीं लिया तो ये मूछ नहीं समझना, मूछ। बिहार में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइक्वल है। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में 30% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों की खेतों में काम करते हैं। लगभग 20% किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटी जमीन है, जिससे वे केवल अपने परिवार को चला सकते हैं। लगभग 50% किसान ऐसे हैं जिनके पास भारी मशीन जैसे ट्रैक्टर, पंप, थ्रेशर्स की कमी है। अच्छे क्वालिटी की बीज नहीं है, सिंचाई की प्रॉपर सुविधा नहीं है, जिसके कारण किसानों की उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। पंजाब का किसान जहाँ खेती करके खुशहाल जीवन जी रहा है, वहीं बिहार का किसान अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। 1952 में केंद्र सरकार ने फ्रेड इक्विलिब्रियम पॉलिसी लाई, जो 1993 तक चली। इस योजना ने बिहार के खनिज संसाधन को पूरी तरह लूट लिया। इस योजना में कहा गया था कि कोई फैक्ट्री जो गुजरात में है उसे भी कोयला उसी रेट पे दिया जाएगा जिस रेट पे बिहार को दिया जाता था, और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च पे केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, जिससे उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्री कोस्टल एरिया में लगाने में और मदद मिली। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, समुद्री सीमा ना होने के कारण यहाँ कोई फैक्ट्रियां आना पसंद नहीं करती हैं। ऊपर से केंद्र सरकार की ये योजना, जिसने बिहार को खनिज संसाधन से भरपूर होने के बाद भी बर्बाद कर दिया। 80 के दशक आते आते इमरजेंसी के टाइम में जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिससे निकले थे बिहार के दो लाल, नीतीश और लालू, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में आ गए थे, और इसी वक्त बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का उदय हुआ था। कास्ट पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक थी कि बिहार को अलग अलग कास्ट में बदल दिया था। आप आराम से बता सकते थे कि कौन से कास्ट का वोट कहां जाएगा। बाप को प्रणाम नहीं करता ऊंची जाति का लड़का। हम शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे बाप को प्रणाम न करे तो तुम भी प्रणाम करना बंद करो। इस कास्ट पॉलिटिक्स में बिहार फंस के रह गया और बिहार की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। 1961 से 1990 के बीच में बिहार में 20 बार गवर्नमेंट चेंज हुई। इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और ना ही सरकार कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकती थी। केंद्र ने भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, चूंकि बिहार की जीडीपी बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी और खेतों से उतना टैक्स नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बिहार से टैक्स सेंटर को बहुत कम जाता था और बिहार को फंडिंग भी बहुत कम की जाती थी। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंशियल कमीशन का जिक्र है, जो ये डिसाइड करती है कि राज्य को कितना % राजस्व का अलॉट किया जाएगा। जो राज्य ज्यादा टैक्स पे करती है, सेंटर उसे ज्यादा फंड अलॉट करती है। बिहार को स्पेशल राज्य घोषित करने की जरूरत है, जिससे सेंटर यहाँ ज्यादा फंड अलॉट करे। बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। बिहार बर्बाद तो तब हुआ जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। जो खनिज संसाधन टाटानगर, जमशेदपुर, बोकारो में बचा था, वो झारखंड में चला गया। अलग बैल झारखंड अब खई हस करकंद।
बिहार खनिज संसाधन का लाभ उठा नहीं पाया क्योंकि जो खनिज संसाधन थे उसे 1990 से पहले केंद्र की नीतियों ने बर्बाद कर दिया। 1990 के बाद जब बिहार अपने खनिज संसाधन के उपयोग की योजना बना रहा था तो 10 साल बाद झारखंड अलग हो गया। बिहार को कभी खनिज संसाधन का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के साथ मिलकर एलपीजी रिफॉर्म लाया था, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिला था। उससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाला था तो उसने विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को देखा था वो किस तरह विदेशी बिजनेसमैन बन के आए थे और भारत को पूरी तरह से लूट लिया था। लेकिन 1991 में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया और भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। 90 के दशक में समुद्री सीमा पर लगे राज्य विदेशी कंपनियों को आकर्षित करके इंडस्ट्रीज लगवा रही थी, वहीं दूसरी ओर बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था। 1990 तक बिहार को सबसे बड़ा लॉस ये हुआ था कि हम लोग सबसे ज्यादा मेन पावर रखने वाले सस्ता श्रमिक देने के बावजूद भी विदेशी कंपनियों को नहीं ला सके। विदेशी कंपनियां वहां चली गई जहां पहले से कुछ कंपनियां थी, बेहतर इकोसिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था और बिहार के लोग मजदूर के मजदूर ही रह गए। हम लोग विदेशी कंपनियों को बिहार में बुला सकते थे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कम थी कि हम कंपनियों को बिहार में बुला ना सके। उस समय बिहार को चाइना की तरह की स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की जरूरत थी, जहां इंडस्ट्री लगाने के लिए सारे साधन एक ही जगह उपलब्ध कराया जा सकता था। इससे कंपनियां ज्यादा अट्रैक्ट होती, कंपनियां आती तो जॉब क्रिएट होता, जॉब क्रिएट होता तो डिमांड बढ़ता, जिससे कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस करती, जीडीपी बढ़ता और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता। किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वहां के शिक्षा का स्तर क्या है। शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा होगा समाज उतना विकसित होगा। बिहार शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट करते हुए किसी महान पत्रकार ने कहा था कि बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत करें, आप बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी बिहार में होती तो दो फायदे थे, एक तो सारा फंड सेंटर से आता और दूसरा शिक्षा का स्तर भी बेहतर होता। बिहार के व्यक्ति के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, या तो वो खेती करे या सरकारी जॉब। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और जिनके पास खेत भी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकते और वो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। मजदूर को नोबडी चाइल्ड कहा जाता है, मतलब नाइदर हेयर नॉट देयर। अगर बिहार का आदमी मुंबई में रहता है तो वो वहां के नेताओं को वोट नहीं कर सकता और बिहार छोड़ के जाने के बाद बिहार के नेताओं को भी वोट नहीं करता है। इसलिए नेताओं को प्रवासी मजदूर की समस्या में कोई रुचि नहीं होती। अंत में मैं यही कहूंगा कि बिहार में बेहतर सप्लाई चेन के साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोडवेज, इलेक्ट्रिक ग्रिड, कैनाल की कनेक्टिविटी को बेहतर करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे न्यू हाइब्रिड सीड डेवलप हो सके और न्यू एग्रीकल्चर मशीनरी का इन्वेंशन किया जा सके। बिहार में नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, जिससे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ के छात्रों को अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बेहतर इकोसिस्टम के साथ साथ 5-7 सालों के लिए टैक्स कंपनसेशन भी देने की जरूरत है। अब जाके 10 से 15 सालों में बिहार की हालत बेहतर होगी।